स्वागत है आप सबका वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी में। आज हम बात करेंगे आर्क लेंथ की। आर्क लेंथ यानी आर्क की लंबाई। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आर्क की लंबाई के बिना अपन वेल्डिंग सही तरीके से नहीं कर सकते। जब तक आर्क वेल्डिंग का नॉलेज नहीं होगा, आर्क लेंथ का नॉलेज नहीं होगा, जब तक अपने किसी भी जॉब को पूर्ण रूप से वेल्डिंग नहीं कर सकते। हर दृष्टि से वो परिपूर्ण नहीं होगा, अधूरा रहेगा। तो इसकी बहुत भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आर्क लेंथ की आर्क वेल्डिंग में। तो आर्क लेंथ कहते किसे हैं? तो आर्क रोड की टिप से पिघलती हुई धातु के तल की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। आर्क की लंबाई 3 प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब, जैसे अपन ये कोई जॉब है और ये अपना इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये जॉब है। तो जैसे अपन इसको टच करेंगे तो यहाँ स्पार्किंग पैदा होगी। तो यहाँ से जो पिघला हुआ माल है, जिसको अपन स्लैग बोलते हैं, तो यहाँ से और इसका जो पिघल गया, यहाँ से जॉब का जो तल पिघल गया, तो इसके और इनके बीच की जो दूरी रहती है उसको क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो बड़े चित्र में बताऊंगा आपको आर्क लेंथ कैसी होती है। तो आर्क लेंथ का आपको ये हमारा जॉब हो गया। ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई। तो वेल्डिंग ट्रेड में बहुत सारी चीजें हैं, अनंत है। इसको जैसे जैसे इसके अंदर जाओगे थ्योरी में, वैसे वैसे आप बहुत कुछ सीखते चले जाओगे। सबसे बड़ी बात होती है ध्यान रखना, अपना ध्यान को केंद्रित करना और मन लगा के किसी भी चीज को करना। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रोड। तो ये अपना हो गया पिघला बिंदु। यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ यानी आर्क की लंबाई। आर्क की लंबाई। तो ये अपना इसका यहाँ से यहाँ तक डी हो गया। डी का मतलब व्यास। ये इसका व्यास हो गया और ये इसकी एल हो गई, मतलब लंबाई हो गई। और ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके बीच का जो हिस्सा, इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है? पिघले हुए माल का जमाव। कितना माल अपन ने इसके अंदर भर दिया। तो ये हो गया अपना जो। तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है सामान्य,
आर्क लंबाई या आर्क लेंथ, और दूसरी होती है छोटी, और तीसरी होती है लंबी। इसको अपन मध्यम भी बोल सकते हैं। तो आगे क्या रहता है इसका, लंबी छोटी, और इसको अपन छोटी है या मध्यम है, इसको मध्यम बोल सकते हो। तो इसको मध्यम को अपन ठीक भी बोल सकते हैं। ठीक यानी कि सही, जिस पे अपन काम कर सकते हैं। छोटी आर्क, लंबी आर्क और सामान्य, तीन प्रकार की आर्क लेंथ हो गई। तो अब अपन बात करते हैं लॉन्ग आर्क की, इसकी लंबी। तो लंबी आर्क में क्या होता है, लंबी आर्क लेंथ में क्या होता है, ये अपनी इलेक्ट्रोड है, ये इसका व्यास हो गया, तो ये हो गया जो। तो अब इसके बीच की ये दूरी है जो सामान्य तौर पे कितनी होती है, 6 mm। इनके बीच की दूरी सामान्य तौर पे 6 mm होती है। तो ये हुआ पेनिट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग आर्क में यदि वेल्डिंग रोड के टिप से पिघली हुई धातु के तल से दूरी तार के व्यास से अधिक हो तो उससे लॉन्ग कहते हैं। मतलब ये व्यास है, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार की होती है, 3.15, 4 mm, 12। तो अब 3.15 है ये इलेक्ट्रोड, मान लो आप, अगर इसका यहां से यहां तक 3.15 है तो है ये सामान्य आर्क या ठीक आर्क। अगर ये इससे ज्यादा है तो इसको अपन 8 mm की भी होती है। तो अब इसको अपन जैसे अपन यूज करते हैं, कौन सी, 3.15 यूज करते हैं। तो अगर इससे ज्यादा ये बड़ी जगह है, जैसे 6 mm बना दिया अपन ने, तो इलेक्ट्रोड कौन सी यूज करते हैं, 1.5 की। और अपने ये जो बीच का गैप है कितना हो गया, 6 mm। तो ये कौन सी है, क्या बोलेंगे इसको, लंबी आर्क। क्या बोलोगे, लंबी आर्क। मतलब वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड के टिप और पेनिट्रेशन के बीच, यानी जो के धरातल के बीच की जो दूरी होती है, अगर वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्क। तो ये लंबाई आर्क है। तो इसका नुकसान क्या होता है, इसमें आर्क की लंबाई बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट की मात्रा कम हो जाती है। तो इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, एक तो इसका क्या है, ताप उचित स्थान पर केंद्रित नहीं होता। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, लॉन्ग आर्क के, लंबी आर्क के साइड इफेक्ट क्या है, प्रभाव, आर्क अपनी सही स्थान पे नहीं रहता है। ठीक है। और दूसरी है फिलर मेटल बूंदों के रूप में गिरकर बेस मेटल के साथ, फिलर मेटल बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में गिरकर बेस मेटल पर जमा हो जाता है। तो फिलर मेटल बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, तो इसको क्या बोलोगे, बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, इसका एक नाम है, क्या बोलेंगे, ये आप कमेंट करके बताओ इसको क्या बोलेंगे। ये भी एक प्रश्न आता है अक्सर परीक्षा में। तो अगला नुकसान क्या है, फ्यूजन तथा पेनिट्रेशन की कमी, फ्यूजन और पेनिट्रेशन
कंसंट्रेशन की कमी, ये इसके प्रभाव है, दुष्प्रभाव। आगे चलते हैं, क्या आता है, स्पैटर बहुत होगा तथा मेटल बिखरेगी। स्पैटर बहुत होगा और उसके बाद है तथा मेटल बिखरेगी। 5 नंबर, 5 नंबर में आता है स्पैटर बहुत हो गया, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन आएगा। अब ये स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको भी आप बताओ कमेंट में क्या होता है। फिर आता है मुसामदारी बढ़ जाएगी और तन्यता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मुसामदारी बढ़ जाएगी और तन्यता कम हो जाएगी। तन्यता कम हो जाएगी। फिर आता है बीड़ों का रूप सही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आगे आता है 8 नंबर। तो 8 नंबर में है इलेक्ट्रोड अधिक खर्च होगा। इलेक्ट्रोड अधिक खर्च होगा। और 9वां नुकसान क्या है, एलॉय के तत्व है जो इसके अंदर वो सड़ जाएंगे। ये है इसका प्रभाव आर्क लेंथ का। तो आगे चलते हैं, फिर आती है छोटी आर्क। 2 नंबर में आती है छोटी आर्क। तो छोटी आर्क किसे कहते हैं, जैसे ये अपन की इलेक्ट्रोड हो गई और ये अपना जोब हो गया। तो इलेक्ट्रोड के टिप, इलेक्ट्रोड के टिप और जोब के पिघले हुए तल के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन आर्क लेंथ बोलते हैं। अगर ये आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्क। और ये अगर इसके व्यास से, जैसे अपन ने पहले उदाहरण के तौर पे 3.1 mm अपन ने यूज किया था, तो अगर ये 3.1 mm की जगह 3.00 mm या 2.5 mm रह जाए तो इसको क्या बोलोगे, छोटी आर्क। तो इसमें क्या होता है, करंट की मात्रा अधिक हो जाती है और वोल्टेज की मात्रा कम हो जाती है। तो इसकी साधारणतः लंबाई 2 से कम होती है। 1.5 mm से कम अंतर रखने पर साधारण कितनी होती है, 2 mm। अगर 1.5 mm से कम रखोगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो जोब के साथ चिपक जाएगी। अक्सर आपने वेल्डिंग करते को ट्राई किया होगा। वेल्डिंग ट्रेड में अपन जब वेल्डिंग करते हैं, शुरू में अपने को नहीं पता, नए नए अपन जाते हैं प्रशिक्षणार्थी अपने जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अपने वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो वेल्डिंग स्टार्ट करने का अपने को नॉलेज नहीं होता। तो वेल्डिंग जब अपन जैसे टच करते हैं जोब के साथ वो चिपक जाती है। तो सबसे बड़ा कारण आर्क लेंथ होती है। तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, छोटी आर्क के वेल्डिंग रोड शीघ्र जुड़ेगा और आर्क स्थिर रखनी कठिन हो जाएगी। वेल्डिंग रोड शीघ्र जुड़ेगा और आर्क बनानी कठिन हो जाएगी। मतलब जब इलेक्ट्रोड जोब के साथ चिपक गई तो आर्क कैसे बनेगी, वेल्डिंग कर ही नहीं सकते। और ऐसा होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो गया, रोड चिपक गई, तो वेल्डिंग मशीन के ऊपर क्या होगा, अत्यधिक लोड बढ़ेगा।
वेल्डिंग मशीन गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो जलने का खतरा रहता है, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसा आपने को काम नहीं करना। तो वेल्डिंग की गति है जो नाम मात्र होगी, वेल्डिंग की गति है जो नाम मात्र होगी, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे करेंगे, बार बार में चिपका 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 के वेल्डिंग करेंगे, यहाँ कर लिया यहाँ कर लिया, तो वेल्डिंग हो ही नहीं पाएगा, तो वेल्डिंग की गति कम हो जाएगी। तो वेल्डिंग फिर क्या, बीड का रूप ऊंचा नीचा हो जाएगा, बीड का रूप ऊंचा नीचा और खड्डों वाला हो जाएगा, खड्डों वाला हो जाएगा। क्योंकि अगर वेल्डिंग करेंगे, एक तो एक साथ वेल्डिंग करना, एक अपन ने यहाँ टांका लगा दिया उछाल दिया जब, तो फिर वो जहाँ पर वेल्डिंग का टांका लगाएंगे एकदम रोड चिपकेगी, तो वो चीज ऊंचाई पर रह जाएगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने को। तो उसके बाद आता है इसका पांचवा प्रभाव, इलेक्ट्रोड होल्डर और इलेक्ट्रोड दोनों ही आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएंगे, जिससे अपन क्या है, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका है छोटी आरक का दुष्प्रभाव। आगे चलते हैं। ठीक आरक, 3 नंबर आ गई, ठीक आरक या करेक्ट या सही आरक। तो इसमें क्या होता है, वही बात, इलेक्ट्रोड के तल, इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के पिघले हुए तल के बीच की दूरी को आर्क लेंथ कहते हैं। अगर वो बड़ी हो तो उसको लॉन्ग आर्क कहते हैं, अगर वो छोटी हो, इलेक्ट्रोड के व्यास से छोटी हो, तो उसको छोटी आर्क बोलते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर हो तो उसे ठीक आर्क, करेक्ट आर्क लेंथ कहते हैं। तो अब इसको अब दूसरा चित्र बना के तीसरा बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोड हो गई अपनी और ये जॉब हो गया, तो ये इसकी पिघली हुई धातु हो गई, ये जॉब का तल हो गया। तो इसके बीच की दूरी ये अमूमन 3 mm के लगभग रहती है, ये बीच की। जैसे अपने 3.15 mm इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो ये कितनी है, 3 mm, तो लमसम बराबर हो गई। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर अगर ये रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक आर्क बोलते हैं। तो ये 3 mm के लगभग बराबर होती है। इसमें वोल्टेज और करंट ठीक मात्रा में रहते हैं, और इसमें क्या रहता है कि फ्यूजन और पेनिट्रेशन अच्छी आती है, फ्यूजन और पेनिट्रेशन अच्छी आती है। अभी फ्यूजन और पेनिट्रेशन क्या होता है, कमेंट करके पूछो, आप बताओ। वेल्डिंग के जोड़ मजबूत होता है, वेल्डिंग का जोड़ मजबूत होता है, क्योंकि अगर आर्क लेंथ सही है तो वेल्डिंग का जोड़ तो मजबूत होगा, कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। मुसामदारी और स्लैग इंक्लूजन कम होगा। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये वर्ड बहुत मतलब समझने लायक है। फ्यूजन किसे कहते हैं, पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, मुसामदारी किसे कहते हैं, स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। ये जो आप अर्धवा परीक्षा करते हैं, जो टेस्ट वगैरह लेते हैं अपने क्लास में, तो ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अपने अक्सर परीक्षा में भी आते हैं ए बै सै दै वाले, कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से अपने छांटेंगे, इसका उत्तर दिया होगा किसको कहते हैं, तो उसको मतलब इस चीज को ये कहते हैं, तो उसका मुसामदारी, स्लैग इंक्लूजन, उसमें से अपने को एक टिक का टिक लगाना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखोगे। फिर क्या आता है 4 नंबर पे, वेल्ड मेटल बिखरेगी नहीं, वेल्ड मेटल बिखरेगी नहीं, और स्पैटर कम होगा, तथा स्पैटर कम होगा, स्पैटर कम होगा। अब ये स्पैटर क्या होता है,
गटर का भी आप बताओ। और वेल्डिंग रोड कम खर्च होगी, वेल्डिंग रोड कम खर्च होगी। अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखो तो कमेंट करो, मुझे बताओ कि ये चीज क्या होती है, या मेरे को पूछो आप बताओ क्या है। अगर आपको आता है तो आप बताओ मुझे कि भाई ये चीज ये है, ऐसे है सर, आपको ये आप हमें ही क्यों पूछते रहते हो। तो वेल्डिंग बीड क्या है? वेल्डिंग बीड समान रिपल वाली बनती है। ये भी पॉइंट है, समान रिपल, रिपल क्या होता है? और ओवरलैपिंग नहीं आएगी। आगे है ओवरलैपिंग नहीं आएगी। तो ये आपको आर्क लेंथ बताया गया है कि आर्क लेंथ किसे कहते हैं। अब आपको एक बार और चित्र बना कर दिखा देता हूँ, आर्क लेंथ किसे कहते हैं, कैसी होती है, और आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि आर्क लेंथ का क्या सिस्टम रहता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये हमारी इलेक्ट्रोड होगी, ये इसका फ्लक्स हो गया, ये डी, डी मतलब डाया, डाया मतलब व्यास। ये हमारा जोब हो गया, ये जोब हो गया, ये इलेक्ट्रोड होगी, ये इलेक्ट्रोड होगी। अब आप बताओ इसमें कौन कौन सी क्या है। तो ये तो होगी लॉन्ग आर्क, ये हो गई ठीक आर्क, और ये हो गई छोटी आर्क। कैसे पहचानोगे? पहले बता दिया आपको विस्तार से। अब इसका गैप देखो आप, इसका गैप ज्यादा है तो ये कौन सी होगी? लॉन्ग आर्क। इसका गैप ठीक है तो ये क्या होगी? ठीक आर्क। और ये छोटा, इसका बीच का व्यास जो इसके नीचे का अंदर का जो है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? छोटी आर्क। ध्यान से देखो इनका गैप तीनों का, ये बड़ा, ये छोटा, और ये बड़ा छोटा, ये देखो, ठीक है। ये आर्क लेंथ होगी। तो आर्क लेंथ का क्या सिद्धांत क्या आता है? तो वोल्टेज और लंबाई होती है। तो छोटे आर्क के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि लंबे आर्क के लिए प्रतिरोध और वोल्टेज बढ़ जाता है। निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें एक समान वेल्डिंग बीड के लिए समान आर्क की लंबाई बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संतुलन इसका विशिष्ट वेल्डिंग प्रक्रिया और सामग्री के लिए इस्तेमाल आर्क लंबाई ज्ञात करना चाहिए, ताकि अच्छा प्रवेश और वांछित वेल्डिंग उपस्थिति का हमें संतुलन प्राप्त किया जा सके। अब इसको वेल्डिंग आर्क लेंथ को हम बड़े पैमाने पे, या किसी जॉब को, जैसे हमारे प्रैक्टिकल होते हैं एग्जाम में, या कोई वेल्डिंग की किसी वेल्डर को परीक्षा देनी है बड़े स्तर पे, हाई फाई कंपनी में, या किसी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनी वगैरह में, तो वेल्डिंग करवा के उसका जो जॉब टेस्ट लेते हैं, तो उसकी पेनिट उसकी निकाली जाती है, क्या जॉब की जो है आर्क लेंथ की लंबाई निकाली जाती है, चाप की ये कितनी है, क्या है इसको, इसको कितनी है लंबा, मतलब जो है आर्क लेंथ सही है या गलत है, उसकी डीप कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक व्रत ही होता है, ये एक व्रत होता है। तो व्रत के आर्क लेंथ एक व्रत की परिधि का एक भाग होता है। आर्क लेंथ व्रत की परिधि का एक भाग होता है। जैसे अपन ने ये व्रत हो गया, तो
तो अपन यहाँ से हो गए 90 डिग्री और यहाँ से अपन को यहाँ ये हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और इसको बोलेंगे माइनर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, और इसको बोलेंगे लॉन्ग आर्क। क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्क, और या इसको इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, मतलब कम क्षेत्र और बड़ा क्षेत्र। मतलब वेल्डिंग यहाँ अपने करते हैं तो ये पूरे जॉब का है, ये पूरा जॉब हो गया, तो इसकी क्या चीज प्रभावित हुई, यहाँ तक प्रभावित हुई, तो इसका इफेक्ट कितना पड़ा यहाँ तक। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे व्रत का जो सूत्र है उसके हिसाब से अपन इसको यूज करेंगे। तो अब इसमें अपन क्या करें, यूजिंग द डायग्राम, यूजिंग द डायग्राम, और उसके बाद यूजिंग रेडियस। रेडियस क्या होता है, वृत्त, और डायग्राम क्या होता है, जो चित्र, तो जिसमें आर्क लेंथ होती है थीटा बटा 360 पाई गुणा डी। यहाँ थीटा तो है एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर अभी आपको बना के दिखाया था, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, और यहाँ पे डी है डायमीटर ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल, मतलब वो जो अपन ने ये बनाया था वृत्त, ये आ गया। तो ये तो था मिनिमम या माइनर बोल दो, माइनर सेक्टर, और ये हो गया मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, ये थीटा बटा 360 पाई गुणा डी, तो थीटा तो क्या है, सर्किल, एंगल ऑफ द सर्किल, सर्किल का एंगल क्या है, और डायमीटर ऑफ द सर्किल, यहाँ से यहाँ इसका व्यास क्या है। फिर आता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का क्या आएगा, थीटा बटा 360 गुणा 2 गुणा पाई आर, 2 गुणा पाई आर, जिसमें थीटा है एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ रेडियस आर, प्योर आर। तो इसका हो गया एंगल का सेक्टर, हो गया कौन से एंगल में है, और फिर है एंगल ऑफ द रेडियस, व्यास क्या है। तो इनको अपन यूज करके आर्क लेंथ की लंबाई निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ की गहराई नाप सकते हैं कि कितनी आर्क अपने जो के अंदर पेनिट्रेशन अपन ने दे दी है। तो आर्क वेल्डिंग, आर्क लेंथ के ऊपर आज का चैप्टर था। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह।
तो बने रहिए अपनी वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को जोड़ो। और ये जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी, पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, आर्क लेंथ किसे कहते हैं और स्पैटर लॉस किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बताओ, कमेंट्स करो कि इन चीज़ों को क्या स्पैटर लॉस किसे कहते हैं, पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, और ये सब चीज़ें हैं जो आपको बताना पड़ेगा। ओवरलैप किसे कहते हैं, फ्यूजन किसे कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। धन्यवाद।